મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને હા, આપની કોમેન્ટ જરૂરથી સંભળાવજો। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका धवल कुमार एक बार फिर बात बापू की चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज से तकरीबन 150 साल पहले पहली बार भारत के इतिहास में पूरे भारत की जनता एक हुई थी, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हमारी ये चैनल के अंतर्गत कई सारे एपिसोड मैंने बनाए, कई नए नए मुद्दों को मैंने आपके समक्ष रखा है। हमने अगले एपिसोड में सांथाल विद्रोह की चर्चा की, हमने वेल्लूर विद्रोह की चर्चा की और ये सारे विद्रोह से प्रेरणा लेकर पूरे भारत की जनता सन 1857 में पहली बार एक हुई थी। वैसे तो दोस्तों, यह सन 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम को लोग विप्लव का नाम देते हैं, पर हमारे स्वतंत्र सेनानी और प्रखर राजनीतिज्ञ देशभक्त वीर सावरकर जी ने 1857 के विप्लव को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम नाम दिया था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का ये प्रथम पुस्तक था जो प्रकाशित होने के पहले से ही प्रतिबंधित अंग्रेज सरकार ने कर दिया था। और बाद में स्वतंत्रता मिल जाने के बाद सन 1957 में 1857 के स्वतंत्र संग्राम के 100 वर्ष पूर्ण होने की तिथि पर इसे प्रकाशित किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो आज हम सन 1857 के विप्लव के स्वतंत्र संग्राम की बात करेंगे। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 1857 का विप्लव ना मात्र सैनिक कार्यवाही थी। वैसे तो वो विप्लव शुरू किया था सैनिकों ने, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने यह विद्रोह शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा विप्लव भारतीय आम जनता और भारतीय राजाओं, जमींदारों, सिपाहियों, कारीगर, किसान वर्ग सभी में ये फैल गया था। और भारत के इतिहास में पहली बार पूरे भारत की प्रजा एकजुट होकर अपने न्याय के लिए लड़ने एक मंच पर आ रही थी। तो आज मैं बात करता हूं सन 1857 के विप्लव के कारण। दोस्तों, यह विप्लव तो हुआ, यह संग्राम तो हुआ, लेकिन संग्राम के जो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी घटना इतिहास में वैसे ही नहीं बनती, कई सारे कारण इसमें जिम्मेदार होते हैं, कई सारे प्रसंग इसमें जिम्मेदार होते हैं, कई सारी नीतियां भी इसमें जिम्मेदार होती है, तब जाके कोई घटना इतिहास में बनती है। सन 1857 का विप्लव ऐसे ही कई सारी नीतियों, गलतियों और अंग्रेज सरकार की, कंपनी सरकार की दमनपूर्ण नीतियों का परिणाम था। बात करते 1857 का विप्लव। विप्लव के कई सारे कारण थे और मूलतः जो कारण था विप्लव का वह आर्थिक कारण। कंपनी सरकार ने जिस तरह सन 1757 में प्लासी के युद्ध जीतने के बाद, बंगाल में और बक्सर के युद्ध के बाद बिहार और उड़ीसा में, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो अपनी नीतियां थी
और उस नीतियों के कारण परिणाम यह हुआ कि धीरे 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 भारतीय किसान, भारतीय व्यापारी वर्ग, भारतीय जमींदार वर्ग, भारतीय जो हस्तकलाकार कारीगरी करने वाले लोग थे, धीरे 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 सभी लोग बेकार होने लगे, निर्धन होने लगे। जो भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाने लगी थी, वो धीरे 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 कंपनी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण पराधीन होने लगे थे। वैसे ही शुरुआत करते हैं हम किसानों से। कंपनी सरकार ने सन 1764 के बाद खासकर उत्तरी भारत में, उत्तरी और मध्य भारत में जो अपनी आर्थिक नीतियां वहां पर किसानों पर लादी थी, उसकी वजह से किसान वर्ग जो लाखों की संख्या में भारत में था, वो यह विप्लव में जुड़ गया था। शुरुआत में कंपनी ने क्या किया कि भाई सन 1764 के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में महसूल यानी राजस्व इकट्ठा करने की परमिशन ले ली थी, और वह राजस्व इकट्ठा करने के लिए उन्होंने द्विमुखी शासन पद्धति को अप्लाई किया था, जो कि बहुत ही दर्दनाक और रुए खड़े करने वाली वो आर्थिक नीति थी, बड़ा राजस्व प्राप्त करने की वो नीति थी। द्विमुखी शासन पद्धति में होता क्या था, तो राजा भी वो अपने प्रजा से कर ले रहा था और कंपनी राजा की तरफ से अपने अलग होदे पर वो कर ले रहे थे। तो इस तरह होता क्या था कि द्विमुखी शासन पद्धति में प्रजा को, किसानों को, राजा और कंपनी के अधिकारी दोनों को कर देना पड़ता था। बरा इस तरह से खेडूत, किसान वर्ग जो है, वो किसान वर्ग धीरे 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 पायमाली में, गरीबी में सरकता गया। दूसरा क्या हुआ कि राजस्व इकट्ठा करने की जो नीतियां थी, उसमें शुरुआत में ये द्विमुखी शासन पद्धति आई। सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने ये पद्धति को खारिज कर दिया और उसकी जगह नई पद्धति दाखिल की, वो कायमी जमाबंदी जिसे बोलते हैं। और कायमी जमाबंदी, रैयत वाली प्रथा, ये जो राजस्व प्राप्त करने की, राजस्व इकट्ठा करने की ये जो पद्धतियां थी, वो बहुत ही निर्दयी पद्धतियां थी। दूसरा, कंपनी सरकार ने क्या किया कि ये जो राजस्व प्राप्त करने का परमिशन दे, वो स्थानीय जमींदार, परंपरागत जमींदारों को न देकर जो उपनिवेशकारी है, जो सूदखोर है, इसके और जो कंपनी के वफादार लोग हैं, उनको उन्होंने परवाने दे दिए थे। वैसे क्या हुआ इससे, तो जो परंपरागत जमींदार वर्ग था, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ था, किसानों की इच्छाएं, किसानों की जरूरियात जो उसको पता थी, वो जमींदार अब धीरे 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 पराधीन होने लगे। और जो कंपनी के वफादार थे, जो सूदखोर थे, कुछ कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने अपने सिर राजस्व इकट्ठा करने की परमिशन ले ली थी। तो वो लोग जो किसानों को पहचानते भी नहीं थे और भारतीय परंपराओं से परिचित भी नहीं थे, वो लोगों ने राजस्व लेने का, इकट्ठा करने का परवाना ले लिया और वो बहुत ही निर्दयता पूर्वक प्रजा से राजस्व ले रहे थे। कई महीनों में ऐसा भी होता था कि किसान खेत में फसल बोता है और कारणवश फसल नहीं होती है, तब भी ये ठेकेदार, सूदखोर और कंपनी के अधिकारी जबरदस्ती उससे कर लेते थे।
या नहीं राजस्व नहीं दे पाने पर वो बहुत से ज्यादा सूद उन पर लगाते थे। लगान न देने पर वो किसानों को मारते थे, पीटते थे, कोड़े से पीटते थे। इस तरह उनका शारीरिक शोषण भी होता था। तो किसान लगान देने के लिए स्थानीय जमींदार या ठेकेदार या व्यापारियों से पैसे लेने जाते थे। वो भी लोग भी कई ऊंचा सूद लेते थे और ऊंचे सूद पर उनको पैसे देते थे। वैसे पैसे सूद पर पैसे लाकर वो कंपनी को देते थे। जब सूद उनसे नहीं भरा जाता तो वो स्थानीय जो व्यापारी और सूदखोर लोग थे या तो कंपनी के अधिकारी थे, वो किसानों की जमीन भी ले लेते थे, जमीन लिखवा लेते थे, जमीन ले लेते थे। इस तरह जो जमीन का मालिक किसान था वो धीरे धीरे वो पराधीन हो गया। उसी दौरान सन 1770 से लेकर सन 1857 तक पूरे उत्तरी और मध्य भारत में तकरीबन 12 बड़े बड़े अकाल पड़े थे और कई सारे छोटे अकाल पड़े। उस दौरान ये पराधीन किसान की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वह उसके पास ना तो जमीन थी, ना तो खाने के लिए अनाज था। वो पूरी तरह वो सूदखोर अधिकारी और व्यापारी पर निर्भर था। वो लोग उसका शारीरिक आर्थिक शोषण करते थे बराबर। और उस कारणवश ये जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग भी यह विप्लव में सिपाहियों के साथ जुड़ गया था। दूसरा एक वर्ग आता है दोस्तों जमींदारों का। वो जमींदार जो परंपरागत जमींदारी करते थे, जो राजा रजवाड़ाओं के समय से स्थानीय वर्ग जमींदार वर्ग था, कि उनको पता था ये किसानों को कैसे उस पे लगान लेते थे। वो बहुत सारे दयालु थे, काफी अच्छे स्वभाव के भी थे, काफी दयालु भी थे। और शुरुआत में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनको परवाने दिए लगान इकट्ठा करने के लिए, तो वो बहुत ही प्रामाणिकता से कंपनी को लगान देते थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने जमींदारों पर ज्यादा से ज्यादा लगान इकट्ठा करने का दबाव करने लगी थी और उसका परिणाम यह आया कि जो परंपरागत जमींदार थे, जो दयालु थे, किसानों की परिस्थिति समझते थे, वो अकाल के कारण किसानों की मदद भी करते थे, वह ये जो जमींदार वर्ग है धीरे धीरे वो आर्थिक बेहाली में आता गया और कई सारे जमींदार जो थे वो जमींदारी अपनी छूट गई थी उनकी। किसी इतिहासकार ने लिखा है कि उस समय दरमियान लगभग 21,000 ऐसे जमींदार थे कि जो परंपरागत जमींदार थे, जो अपनी जमींदारी गंवा चुके थे और वो सामान्य किसान बन गए थे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था यह विप्लव का। तीसरा कारण है व्यापारी और सूदखोर और अधिकारी वर्ग। कंपनी के जो भी अधिकारी थे वो सारे के सारे ज्यादातर वो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी थे। वह कंपनी की नौकरी तो करते थे, साथ में वह नौकरी के समय के बाद वह अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे। उसका परिणाम क्या आता था कि कंपनी की नौकरी करते वक्त वह अपने व्यापार की ही सोचता था और अपने मुनाफे की ही सोचता था। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय अपना काम करवाने जब ऑफिस में जाता था तो उसको वो भ्रष्टाचार करता था, उसके साथ बिना पैसों के कुछ भी काम नहीं करते थे। ये सूदखोर जो वर्ग नया जमींदार बना था, ये सूदखोर भी जनता के लूटने में कुछ बाकी नहीं रखते थे। और ऐसे सारे कारणवश होकर
यह सभी जमींदार और किसान वर्ग दोनों विप्लव में जुड़ गए थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने विप्लव के बारे में बहुत खूब लिखा था। उन्होंने लिखा था कि विप्लव होने का मूल कारण, यह लेख उन्होंने सन 1859 में लिखा था कि विप्लव होने का एक प्रमुख कारण कंपनी के अधिकारी थे। कंपनी के अधिकारी और कंपनी के पुलिस को भारतीय जनता कोड के समान समझती थी, ऐसा उन्होंने लिखा था। और भारतीय जो कंपनी की पुलिस है, कंपनी की पुलिस उनका ऐसा दमन करती थी भारतीयों का कि उसकी वजह से भारतीय जनता सरकार विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर हो चुकी थी। यह एक कंपनी के अधिकारी का लेखन है। तो इस तरह से भारतीय जनता का आर्थिक शोषण हुआ, उसकी वजह से यह विप्लव हुआ था। बराबर है। वैसे कई सारे कारण हैं विप्लव के। जो व्यापारी वर्ग, जो कारीगर वर्ग है, शिल्पकार है, वो कारीगर वर्ग की भी ऐसी ही हालत थी। भारतीय व्यापारियों की भी ऐसी ही हालत थी कि पहले तो यहाँ का उत्पादन किया हुआ माल भारतीय बाजारों में ही बेचा जाता था, और जो माल यहाँ से खपत न होता था वही माल विदेशों में जाता था। इतनी अच्छी क्वालिटी का वो माल था, तो वो काफ़ी अच्छे दाम में यहाँ बेच रहे थे व्यापारी। धीरे धीरे कंपनी सरकार ने क्या किया कि लंदन में औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति के बाद जो कंपनियां खुली, जो कारखाने खुले, उनमें उन्होंने कापड़ बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसी आर्थिक नीतियां घड़ी कि यहाँ पर जो उत्पादित कापड़ था, यहाँ जो उत्पादित चीज़ें थी, उन पर उन्होंने ज़्यादा लगान लगाया, और इंग्लैंड से तैयार होकर आने वाले माल पर कम से कम लगान वो लगाते थे। तो इस तरह इंग्लैंड से आया हुआ तैयार माल वो काफ़ी कम दाम में मार्केट में बिक रहा था, और भारत में अच्छे से तैयार हुआ अच्छी क्वालिटी वाला माल धीरे धीरे बहुत ऊंचे दाम में बिकने लगा। इस तरह भारतीय कारीगर वर्ग और भारतीय व्यापारी वर्ग भी पराधीन होने लगा था। ऐसे कई आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय जनता यह 1857 के संग्राम में जुड़ गई थी। तो अगले एपिसोड में दोस्तों हम विप्लव के राजनैतिक और सामाजिक कारणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।